तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास 6 की जियोग्राफी की बुक। इसमें हम बहुत बेसिक सी जानकारियाँ मिलेंगी जो आगे चल के बहुत काम आएंगी। जो हमें कंसेप्ट हैं, जो जो कीवर्ड्स हैं, वो हमें पता चलेंगे। जो तो इसे समझना उतना ही ज़रूरी है जितना हम जो ABCD पढ़ते हैं जियोग्राफी के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में हमें अपने अर्थ के बारे में पता चलेगा। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें हमारे अर्थ की पोजीशन क्या है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम रात में अगर बाहर कहीं जाते हैं तो जो बादलों में बहुत छोटे तारे दिखाई देते हैं, तो वो बहुत आँखों को सुकून देने वाले दृश्य होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ट्विंकलिंग स्टार है, जो टिमटिमाते तारे हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है बच्चों के लिए। तो अब हम जो मेन मुद्दा है अपना UPSC पर्सपेक्टिव, उसको शुरू करते हैं। हमने अपने मम्मी पापा से कभी सुना होगा कि पूर्णिमा है, अमावस्या है। तो पूर्णिमा जो होती है, जो पूर्णिमा जिसमें हमें फुल मून दिखाई देता है, चाँद पूरा गोल दिखाई देता है और बहुत चमकता है। तो उस रात को कहते हैं फुल मून, जब चाँद पूरा दिखाई देता है। और जो अमावस्या होती है, जब चाँद बिल्कुल गायब हो जाता है, तो उसे न्यू मून कहते हैं। ये एक जियोग्राफिकल कंडीशन है जिसमें अर्थ, मून और जो सन है उसके बीच का जो एक पोजीशनिंग ऐसी हो जाती है कि सन की जो लाइट है अगर मून से पूरी टकरा के धरती पे आती है तो वो फुल मून कहलाता है, चाँद पूरा दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं अगर धरती है वो चाँद के बीच में आ जाती है, सूरज और चाँद के बीच में आ जाती है, तो जो सूरज की रोशनी है वो चाँद तक पहुंचती नहीं है, तो वो चाँद बिल्कुल रात में दिखाई नहीं देता। तो उस कंडीशन को कहते हैं न्यू मून, जब अमावस्या हो जाती है। जो जो ऑब्जेक्ट हमें अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं, जैसे सूरज है, चाँद है, जो भी है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ये कीवर्ड्स ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी बॉडीज़ हैं जो अंतरिक्ष में हैं, जो गैलेक्सीज़ में हैं, जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, जैसे हमारा सूरज है, उसकी खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी है, खुद की लाइट है। तो ऐसी जो बॉडीज़ हैं उनको स्टार्स कहते हैं, तारे। उनकी गर्मी तो हमें बिल्कुल महसूस होती है, एक रेडिएशन के द्वारा वो एनर्जी हमारी धरती तक पहुंच जाती है। बट वो इतनी दूर होती हैं, तो क्योंकि इतनी दूर होती हैं इसलिए वो बहुत छोटी दिखाई देती हैं, टाइनी सी। हमने सप्तऋषि के बारे में सुना होगा। सप्तऋषि 7 तारों का एक झुंड है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये पुराने ज़माने में जो हम नॉर्थ स्टार कहते थे, जो हमेशा नॉर्थ में होता था, उसके डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके से हम नॉर्थ स्टार को ढूंढ के पुराने ज़माने में रात में जो ट्रैवल करने वाले लोग थे वो अपना डायरेक्शन पता करते थे। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, जैसे ये जो ग्रुप ऑफ स्टार है सप्तऋषि, इसे कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। एक डिस्टिंक्ट उनका पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे उर्सा मेजर ये और बिग बियर कुछ कॉन्स्टिलेशन है, इनका नाम ध्यान में रखिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सप्तऋषि याद है बहुत है, कहीं अगर एग्ज़ाम्पल देना हो तो हम इसे सप्तऋषि को एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। ये पोल स्टार के बारे में जो हमने यहाँ देखा है, जो पोल स्टार है। कुछ बॉडीज़ होती हैं जिनके खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ हीट नहीं होती, तो वो लाइट एमिट नहीं करते। वो दूसरे जो स्टार हैं उनकी लाइट पे डिपेंड करते हैं, उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। जो वर्ड प्लैनेट है तो ये जो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड एक प्लैनेटाए होता है। प्लैनेटाए का जो मतलब है ग्रीक में, उसका नाम होता है वंडरर्स। इस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वर्ड्स का ओरिजिन, ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है ये बहुत डिस्टिंक्ट है। सोलर सिस्टम को तो आपको ड्रॉ करके अपने पास रखना चाहिए। चलिए हम ये रोटेट करके देखते हैं। ये एक सोलर सिस्टम का प्रीव्यू है, क्लियर नहीं है क्योंकि इसे मैंने नेट से निकाला है। नेट में इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने PDF में चलते हैं। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट हैं और एक हमारा सन। तो
सन जैसा ऑब्वियस है, सन सेंटर में है, तो सेंटर से जो प्लैनेट सन से नज़दीक होंगे वो उनका जो ऑर्बिट होगा वो नेचुरली छोटा है, और जो उनका ग्रेविटेशनल पुल है जो सन का, वो उसकी वजह से जो अपना ऑर्बिट है वो बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मरकरी है, जो मरकरी सबसे नज़दीकी प्लैनेट है जो सन का है, फिर उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। ये जो 4 ग्रुप हैं, जो एक ग्रुप है 4 प्लैनेट्स का, उसे उसके बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसके 4 प्लैनेट के बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। कहा जाता है, जो साइंटिस्ट ने एक अनुमान लगाया है, एस्ट्रॉयड बेल्ट हो सकता है किसी बड़े प्लैनेट के टूटने से बना है। उसके जो रिमेन्स हैं, जो छोटे 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 टुकड़े हैं, उसकी वजह से ये एस्ट्रॉयड बेल्ट बहुत बड़ा सा बना है। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार करने के बाद जो पहला प्लैनेट आता है वो जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। साइज़ में एक गैसियस प्लैनेट है, तो साइज़ में ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद सैटर्न आता है, तो सैटर्न के पास एक रिंग है, ये डिस्टिंक्ट प्लैनेट है जिसके पास एक रिंग होती है, जो अपनी ग्रेविटेशनल पुल से आसपास के ऑब्जेक्ट को अपने आसपास घुमा रहा है। सैटर्न के बाद यूरेनस आता है, और यूरेनस के बाद नेपच्यून। नेपच्यून बहुत फारदेस्ट प्लैनेट है जो अपने सोलर सिस्टम का है। तो इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम कंप्लीट होता है। और सोलर सिस्टम में पहले 2008 से पहले प्लूटो नाम का एक और प्लैनेट हुआ करता था, बट जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है उसने प्लूटो को एक प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि उससे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में मिल चुके हैं। तो उन्होंने, अगर जो बेसिक होता है किसी प्लैनेट को प्लैनेट का दर्जा दिलाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो उस क्राइटेरिया में जो प्लूटो है वो बैठ नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने प्लूटो को इस प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया। अब एक एक करके इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। जो सन है, सन हमारा एनर्जी सोर्स है जो सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम में। ये बहुत बड़ा एक जायंट स्टार है, तो ये इसके अंदर जो होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम कंटिन्यूसली उसके कोर में बनाते होते हैं, तो इससे बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो ये कंटिन्यूस फ्यूजन प्रोसेस चलती रहती है, और सन अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली देते रहता है। जैसे सोल मतलब जो रोमन माइथोलॉजी है उसमें सन गॉड को सोल कहते हैं, तो सोलार मीन्स रिलेटेड टू सन। ये तो ठीक है। चलिए, जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट हैं, उसको याद करने का एक तरीका भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। जैसे इस लाइन को आप रट लीजिए, और उसके जो पहले वर्ड्स हैं वो हमें अपने सन से स्टार्ट होते हुए दूर जाते हुए प्लैनेट्स के नाम बताएंगे। जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से हो गया मरकरी, वी से हो गया वीनस, ई से हो गया अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से हो गया जुपिटर, एस से हो गया सैटर्न, यू से हो गया यूरेनस, नट से हो गया नेपच्यून। इस तरीके से हम अपने प्लैनेट्स के नाम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जो जियो शब्द है, जी प्लस, इसके साथ हम अलग अलग शब्द जोड़ के अलग अलग मतलब बना सकते हैं। जैसे जियो के साथ लॉजी लगा दो तो अर्थ का जो विज्ञान है उसे कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थ। अगर जियो के साथ मैट्री लगा दो तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ ऐसे बन जाता है। जियो के साथ अगर ऑइड लगा दो तो जियोइड बन जाता है, जो एक अर्थ का दिखने वाला ज्योमेट्रिक शेप होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब देखते हैं जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे सूरज के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। ऑर्बिट क्या होता है? जो सूरज के आसपास जो प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं एक फ़िक्स पाथ में सन के आसपास घूम रहे हैं, तो उस जो फिक्स पाथ है उसे ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी जो सबसे नियरेस्ट है सन के, वो ऑलमोस्ट 88 डेज़ में अपना पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं 365 दिन लगते हैं धरती को अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में। उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कितनी जल्दी मरकरी अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर देता है। जैसा कि हमने देखा है 2006 से पहले प्लूटो भी एक प्लैनेट का दर्जे पाने वाला एक प्लैनेट था, बट उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है,
ये नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कोई प्लैनेट है या नहीं है। तो इन्होंने प्लूटो से प्लैनेट होने का दर्जा निकाल दिया। अब अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो मोस्ट लाइकली हैबिटेट करता है लाइफ को, यहाँ पे यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ मिलती है। जहाँ तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी खोज है, जहाँ तक हमने खोजा हुआ है, क्योंकि हमने जो रोवर्स भेजे हैं अलग प्लैनेट्स में, उन्होंने वाटर की होने की संभावनाएं तो निकाली हैं, बट लाइफ के होने की संभावना उन्होंने कहीं नहीं देखी। वाटर होने से हमें अंदाज़ा तो ज़रूर मिल जाता है कि पानी है तो लाइफ भी होगी, बट कोई ऐसा ठोस जो प्रूफ है वो नहीं मिला है। जो लाइफ होने की अर्थ में जो लाइफ होने की जो कंडीशन है वो किन किन कंडीशन से बनी है, वो इसके बारे में, जैसे ऑक्सीजन जो गैस है जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो धरती पे है। एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, जो मून है, इस तरीके से मून दिखता है, जो कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो हम धरती से अपने प्लैनेट के बाहर भेजते हैं, जो बाद में एक ऑर्बिट में घूमता है। तो ये अंतरिक्ष से जानकारी लेके हमें धरती पे ट्रांसमिट करता है, जिससे हम अपने ब्रह्मांड के बारे में खूब जानकारी इकट्ठा करते हैं। सैटेलाइट के बारे में, जैसे ह्यूमन मेड सैटेलाइट इस तरीके से होते हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं वो मून होते हैं। ये कीवर्ड्स हैं सैटेलाइट होने के। एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं एक सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, जो बड़े पत्थर के रूप में होते हैं। इस तरीके से ये एक एस्ट्रॉइड का फ़ोटो है। एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा था। ये एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये मार्स है, ये जुपिटर है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी बड़े प्लैनेट को टूटने से बने हों। इसी तरह मीटरॉइड्स होते हैं। मीटरॉइड्स बहुत छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, जो अंतरिक्ष में अपने आप ऐसे ही घूमते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो धरती के ग्रेविटेशनल पुल से धरती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अर्थ में आते आते जो सरफेस है उसमें पहुँचते पहुँचते वो एक फ्लैश के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे अर्थ जो स्पेस है, ये अर्थ है हमारा, अर्थ के आसपास बहुत डेंस एनवायरनमेंट है। ये डेंस एनवायरनमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हवा है, इसमें मॉइस्चर है। तो जैसे ये स्पेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एस्ट्रॉइड को घूमने के लिए बिल्कुल फ्री स्पेस है। तो ये ऑलमोस्ट बहुत तेज़ी से घूम रहे होते हैं। जैसे ये अपनी स्पीड, इतनी ही स्पीड से धरती के एनवायरनमेंट में घुसते हैं तो सडन फ्रिक्शन मिलता है उन्हें। तो इस फ्रिक्शन से जो एस्ट्रॉइड मीटेरॉइड्स होते हैं वो जल के राख हो जाते हैं। तो हमें एकदम फ्लैश सा दिखता है, टूटता हुआ तारा जो हम रात में देखते हैं वो यही होते हैं। मीटेरॉइड्स जब एनवायरनमेंट में घुसते हैं तो एकदम सडन लाइट से वो अंदर आते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ मीटेरॉइड्स धरती के सरफेस पर तक पहुंच जाते हैं, तो वो हमें बहुत जानकारी देते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो साइंटिस्ट उन्हें स्टडी करते हैं। अब हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जानते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक जायंट सिस्टम में है। उस सिस्टम का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सीज बहुत बड़े एक सिस्टम का एक हिस्सा होता है। तो इस गैलेक्सी के अंदर कई सिस्टम है। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, उस तरीके के और भी कई सारे सोलर सिस्टम होंगे। तो आकाशगंगा जो हमारी गैलेक्सी है उसके अंदर हमारा एक सोलर सिस्टम है। तो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिला के एक यूनिवर्स बनाते हैं। यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है, साइंटिस्ट का ऐसा अनुमान है। तो मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में इतना ही काफ़ी है। अब चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी है। एक बार पेपर अगर हमें क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया तो ये आंसर देना बहुत आसान होता है। तो इसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारा जो सोलर सिस्टम है, किस तरीके से ऑर्बिट है। ये
हमारे वीनस का ऑर्बिट है, मरकरी का ऑब्जेक्ट ऑर्बिट है, हमारे अर्थ का ऑब्जेक्ट ऑर्बिट कुछ इस तरीके से है। ये जो एक्चुअल ऑर्बिट होता है वो एग्जैक्टली राउंड नहीं होता, वो अलग अलग डायरेक्शन में, कभी इलेप्टिकल होता है। तो ये एक समझने के लिए चित्र दिया हुआ है। लेट्स सी चैप्टर 2 जो है वो ग्लोब के बारे में, ग्लोब हम किस तरीके से बनाते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड का मतलब है देशांतर। तो जो देशांतर लिख देते हैं, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। तो हिंदी के जो शब्द हैं वो रिलेटिवली इनसे मुश्किल ही होते हैं, तो हमें इन्हें याद करने से अच्छा है हम इंग्लिश ही याद कर लें। तो लैटिट्यूड जो होते हैं, जो हमारे ग्लोब में इस तरीके से टॉप टू बॉटम बनाए हुए हैं। और जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर जो शब्द से ही पता चलता है, लॉन्गिट्यूड मतलब ऊपर से लेकर नीचे, जो ये रेखाएं हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो एक बेसिक सा लॉजिक ये है कि हम लॉन्गिट्यूड को याद रखें, जो एल जो सीधे बनते हैं। तो अगर हम ग्लोब को देखें तो गोल होता है। तो जो ग्लोब जैसा हमारा अर्थ है, अर्थ में किसी पर्टिकुलर लोकेशन को जानने के लिए हम किस तरीके से हम लोकेशन बनाएं, तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अब हमारी अर्थ को कुछ इमेजिनरी लाइन में डिवाइड कर दिया। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही हैं। ग्लोब के बारे में कुछ जानकारी है तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम जानते हैं बेसिक्स। जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है बीच से, इस तरीके से। इक्वेटर एकदम बीचों बीच बनाई गई इमेजिनरी लाइन है, जो 0 लैटिट्यूड कहलाती है। जिस तरीके से हम अंदाज़ा लगाएं, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं, लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी रेखाएं। तो 0 लैटिट्यूड कहलाता है इक्वेटर, 0 डिग्री। जिस तरीके से हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्थ की तरफ डिग्री बढ़ते जाएंगे, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ। यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ जो नॉर्थ पोल होता है, उससे जस्ट नीचे 80 डिग्री नॉर्थ। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं लैटिट्यूड को। उसी तरीके से नीचे 20 डिग्री साउथ। तो ये जो लैटिट्यूड होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। थ्योरी पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो मैं समझा रहा हूँ उतना समझते रहिए। वही चीज़ें लिखी हुई हैं इंग्लिश में, हम समझेंगे धीरे धीरे। जिस तरीके से इक्वेटर से जो डिस्टेंस है पोल का, जो ये डिस्टेंस है, ये जो टोटल जो हम एक तरफ से कह सकते हैं अर्थ का जो डायमीटर, अगर एक पॉइंट ऑफ जो मिडल पॉइंट अगर अर्थ को 20 से काटें, एक सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल का जो हम अगर पैरामीटर नापेंगे तो पोल से, नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस है वो पैरामीटर का 1/4 होता है। मतलब अगर पूरा एक राउंड मारें तो इस राउंड का इतना डिस्टेंस, एक बार और अच्छे से समझते हैं। अगर हम एक पूरा राउंड लगाएं, इस राउंड को देखिए, एक ये पूरा अर्थ का राउंड है, तो इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक का ये जो डिस्टेंस है, ये पूरे राउंड का 1/4 है। तो अगर सर्कल को हम देखें, पूरे सर्कल अगर 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 4 होगा। तो इक्वेटर जो 0 डिग्री है, अगर उससे हम नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे, तो अगर 90 डिग्री नॉर्थ बोलें तो ये नॉर्थ पोल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अगर 90 डिग्री साउथ हमने बोला तो ये साउथ पोल होगा। ये तो हो गया लैटिट्यूड के बारे में। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं। चलिए, अभी तो थोड़ा सा बचा हुआ है। अर्थ को कई इमेजिनरी लाइन में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोग्राफिकल कंडीशन। तो जैसा कि हमने देखा, इक्वेटर है जो अर्थ को एकदम 0 डिग्री से 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ,
जो इतना इलाका है इसे हम टेरॉइड जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज की सबसे ज़्यादा गर्मी मिलती है, धूप डायरेक्टली पड़ती है, प्लस जो धरती का जो घूमने का जो सिस्टम है जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो लाइफ फॉर्म है, लाइफ बहुत ज़्यादा थ्राइव करती है। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे बारिश होती है, तो इस तरीके से ये जो है ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। इक्वेटर के नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, जो 23.5 डिग्री पे है। अगर साउथ की तरफ जाएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है ये बहुत फर्टाइल एक तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे जंगली जंगल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। इसके अगर हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे 23.5 के नॉर्थ में या 23.5 के साउथ में, तो यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठंड के कारण यहाँ पे जो लाइफ फॉर्म है वो कम थ्राइव कर पाते हैं। अगर हम देखें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल एकदम फ्रीज जोन है, जो फ्रिजिड जोन कहते हैं। यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ पे लाइफ फॉर्म ना के बराबर मिलेगी। यहाँ टेम्परेचर कई बार -100 -15 डिग्री भी होता है, तो वहाँ पे लाइफ का होना इम्पॉसिबल ही है। इसी तरीके से साउथ में भी अगर हम देखेंगे 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिका का सर्कल मिलता है। ये यहाँ भी एकदम बर्फ़ ही है, तो यहाँ पे लाइफ फॉर्म होने की कोई संभावना ही नहीं है। बहुत माइन्यूट सी लाइफ फॉर्म होती है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे किस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो सन की मैक्सिमम हीट जो मिलती है हमें, इसकी वजह से इस एरिया को टोरॉइड जोन कहते हैं। जो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का जो एरिया है उसे टेम्परेट जोन कहते हैं। बस ये नेमिंग कन्वेंशन है और कुछ नहीं है। इस तरीके से ये वाला नॉर्थर्न टेम्परेट जोन, ये साउदर्न टेम्परेट जोन, इन पर याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये जो लाइन है अर्थ को वर्टिकली दो हिस्सों में बांटती है। अगर हम देखें तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है वो उसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। मेरिडियन लाइन लॉन्गिट्यूड कहते हैं उसे। तो ये जो लाइन है ये प्राइम मेरिडियन होती है, यहाँ से शुरुआत होती है। अगर हम लेफ़्ट की तरफ बढ़ें इस तरीके से, तो 0 से 1 2 3, तो पूरा गोल घूम के आने के बाद हमें 160 डिग्री मिलता है। इस तरीके से जो लॉन्गिट्यूड। अब हम देखते हैं जो प्राइम मेरिडियन के बारे में, जिस तरीके से हमने बताया। प्राइम मेरिडियन बनाया किसने? जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, जो लोकेटेड है जो मेरिडियन नाम का एक शहर है, ये यहीं पे लोकेटेड है। तो इन्होंने इसी जो लोकेशन है इसी को ही 0 डिग्री मान लिया और एक प्राइम मेरिडियन लाइन बना दी। जो प्राइम मेरिडियन से लेके जो उसका 180 डिग्री वेस्ट या फिर 180 डिग्री ईस्ट बोलेंगे, वो अर्थ को एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। इस तरीके से जैसे हमने देखा था इक्वेटर 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसी तरीके से प्राइम मेरिडियन भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जैसा कि हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ लिया है, अब जो अर्थ पे लोकेशन है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के क्रॉस सेक्शन से हम डिनोट कर सकते हैं। अगर जो धरती है वहाँ पे तो हम चीज़ों को नाम दे देते हैं, किसी गांव को, शहर को, कस्बे को हम नाम दे के पुकार सकते हैं। बस समंदर में कोई ऐसी जगह है ही नहीं, पानी ही पानी है। तो उस जगह लोकेशन पहचानने के लिए यही जो कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जो क्रॉस सेक्शन होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसा हमने फिल्मों में देखा होगा कि 60 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स से हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है कि समंदर में भी वो बंदा कहाँ पे है। इस तरीके से डिफरेंट टाइम जोन बने हुए हैं।
टाइम जोन बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम जोन के बारे में देखें, अर्थ में अलग अलग रीजन, अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग टाइम जोन बटे हुए हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पे टाइम जोन हमारा अलग से लिखा हुआ है। 5 घंटे और 5.5 घंटे पॉजिटिव, जैसे प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, प्राइम मेरिडियन से अगर हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो जो समय है वो जुड़ता जाता है। तो हमारा जो टाइम जोन है वो यहाँ कहीं है 5.5 घंटे के आसपास। इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, ग्रीनविच मीन टाइम इस तरीके से लिखा हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जिस तरीके से ये जो इमेज है ये रोटेट नहीं हो रही है, चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो प्राइम मेरिडियन है, जो प्राइम मेरिडियन है वो यहाँ कहीं है, ठीक है। तो ये जो ग्रीनविच है, ये वाला इलाका, इसे ग्रीनविच कहते हैं। तो धरती ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमती है, सूरज ऐसे घूम रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब धरती का मूवमेंट कुछ ऐसा है। तो सन इस तरफ के उससे उल्टी तरफ जाएगा। तो ये कंसेप्ट ऐसा होता है कि ग्रीनविच में अगर मान लीजिए 0 बज रहा है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन 0 बज रहा है, 12 बजे किसी भी कंडीशन में समझने के लिए है कि 0 बज रहा है, तो अगर धरती का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से ईस्ट से वेस्ट की तरफ धरती घूम रही है, तो जो सूरज धीरे धीरे इस तरफ जाएगा। तो इस तरफ जो चीज़ें होंगी वो 0 से आगे ही होगी। तो अगर यहाँ 0 बज रहा है तो कुछ समय बाद कुछ डिग्री पार करके यहाँ पे 1 बज रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो भारत का है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे। अगर ग्रीनविच में 0 बज रहा है तो हमारे यहाँ 5.5 बज रहे होंगे। समझने के लिए इससे अच्छे से कंसेप्ट नहीं होगा कोई। 5.5 ऐसे होता है, ये बस समझने के लिए कंसेप्ट है, ये आगे चल के हम अच्छे से समझेंगे। जो हमारा टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। ये लाइन है, ये हमारे टाइम जोन की लाइन है। ये इलाहाबाद के नैनी से कहीं गुजरती है, तो ये वाली हमारे टाइम जोन की लाइन है। अगर हम अपने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो 68 डिग्री पे है। नहीं, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो हमारा इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो वेस्टर्न जो मोस्ट पॉइंट है वो 68 डिग्री ईस्ट है, जो मेरिडियन है उससे। और 97 डिग्री ईस्ट अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट देखें तो हमारा जो डिस्टेंस ऑलमोस्ट 97 माइनस 68, 17 में से 8 गए 9 और यहाँ 6 में से 2 गया 29 डिग्री का डिफरेंस पड़ जाता है। 29, अगर हम एक्चुअल ग्रीनविच मीन टाइम के डिफरेंस की बात देखें तो 29 डिग्री का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। तो यही एक सवाल है कि कुछ बीच में ऐसी खबरें आई थी कि इंडिया को भी 2 टाइम जोन बनाने चाहिए जिससे जो वर्किंग आवर्स हैं वो एकदम रेगुलेट हो सकें। जैसा हम देख सकते हैं कि अगर गुजरात में अगर यहाँ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में सूरज है तो यहाँ कहीं ना कहीं रात होगी और सूरज को उगने में कम से कम 2 घंटे सूरज की रोशनी पहुँचने में यहाँ लगेंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे रात हो रही है, अगर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर रात हो चुकी है तो यहाँ पे दिन होगा। तो इस तरीके से एक जियोग्राफिकल कंडीशन है जो हमें टाइम जोन से रिलेटेड कुछ सवाल खड़े कर देती है। तो साइंटिस्ट इसके बारे में सोच रहे हैं, हमें तो बस समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही जो मैंने ऊपर समझाया वही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर 3 में हम देखेंगे अर्थ का रोटेशन और अर्थ की मूवमेंट, जो मोशन होता है अर्थ का किस तरीके से होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि धरती अपने एक्सिस में ही गोल घूमती है, तो जो अपने ही एक्सिस में गोल घूमना है धरती का उसे रोटेशन कहते हैं।
सूरज का भी चक्कर लगाती है धरती। तो सूरज का जो चक्कर लगाती है धरती अपने ऑर्बिट पे, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये दो कीवर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के बीच में अंतर बहुत ज़रूरी है। अपने ही एक्सिस में घूमना मतलब रोटेशन, और सूरज के आसपास चक्कर लगाना मतलब रोटेशन। जैसे एक कीवर्ड है ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन होता है जो धरती अपने एक्सिस से, ये जो एक्सिस है, इससे सूरज से एक एंगल बनाती है। सूरज से अगर हम 90 डिग्री की एक लाइन खींच दें तो जो एंगल ये बनता है 66.5 डिग्री, ये इसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ये जो ऑर्बिटल प्लेन है, इसमें जो साल के किसी एक पॉइंट में एक एंगल ऑफ ऑर्बिटल प्लेन 66.5 डिग्री का इस तरफ होगा, और जो 6 महीने बाद जो ऑर्बिटल प्लेन है वो इस तरीके से इतना हो जाएगा, मतलब वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है। तो ये एंगल प्लेन इस तरफ 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। जो धरती अपने ही एंगल पे, अपने ही एक्सिस पे गोल घूमती है, एक पूरा रोटेशन अगर हम देखें तो धरती का एक पूरा रोटेशन अर्थ डे कहलाता है। एक अर्थ डे ओवरऑल अगर हम देखें तो 24 घंटे का होता है, बट ये एग्जैक्टली 24 घंटे नहीं होते, ये 23 आवर्स एंड 46 मिनट्स के आसपास होता है अराउंड। तो इसको एडजस्ट करने के लिए लीप ईयर ऐड करते हैं, फिर हर 400 साल बाद एक दिन और ऐड करते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जो मैथमेटिशियन करते हैं टू कीप आवर टाइम एक्यूरेट। इसी तरीके से जो अर्थ है वो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, तो एक पूरा रेवोल्यूशन जो हम कहते हैं अर्थ का, जो 365 दिन में होता है, ये एक ईयर होता है, अर्थ ईयर, ये टाइम पीरियड जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से जो रेवोल्यूशन है, जिस तरह जो अर्थ का रोटेशन है वो कंप्लीट 24 घंटे का नहीं होता, उसी तरीके से जो रेवोल्यूशन है अपने ऑर्बिट पे, जो अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाती है इस तरीके से, ये भी एग्जैक्टली 365 दिन का नहीं होता। 365 दिन और 1/4 ऑफ 1 मतलब 6 घंटे के आसपास एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो उसे ऐड करने के लिए हम जो कैलेंडर में कैलकुलेशन होता है वो करते हैं, जो लीप ईयर ऐड करना होता है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है किस तरीके से अर्थ रोटेट करती है। रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों एक साथ दिखाया हुआ है। तो हम जैसे देखते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन में सूरज का मूवमेंट होता है, वो एक्चुअली सूरज का मूवमेंट नहीं होता है, अर्थ ही अपने एक्सिस पे इस तरीके से घूमती है कि साल के अलग अलग समय पे अलग अलग हेमस्फीयर पे अलग अलग सन की रोशनी पहुंचती है। जैसे कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हमारे, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, इंडिया जो नॉर्दर्न हेमस्फीयर में है, जैसे ये अर्थ है, तो हम अगर इक्वेटर माने तो इक्वेटर से ऊपर इंडिया यहाँ कहीं है, तो नॉर्दर्न हेमस्फीयर पे इंडिया है। तो हम देखेंगे तो उत्तरायण जो जब होता है, सूरज की जो मैक्सिमम एनर्जी, जैसे ये दो लाइन है, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो विषुवत रेखा इसे कहते हैं। तो सूरज का जो मूवमेंट है वो हमेशा इन्हीं दो लाइन के बीच में होता है। कभी जैसे कि हम देख सकते हैं जून जो सोलिटिस होता है 21 जून को, मैक्सिमम जो सूरज की रोशनी होती है इस लाइन पे होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो एंड होता है यहाँ पे होती है। तो हमारा जो इंडिया है इस पॉइंट पे, अगर हम कलर चेंज करें तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, इंडिया हमारा ये जो है, तो यहाँ पे मैक्सिमम गर्मी होती है। अगर हम अगर जून की बात करें, जून 21 जो मैक्सिमम सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है इंडिया में, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रिसीव करता है। बहुत गर्मी होती है, जून का मौसम बहुत गर्म होता है, ह्यूमिड होता है। तो और इसका ही अपोजिट अगर हम विंटर में देखें, विंटर सोलिस्टिस में जो 22 दिसंबर है, उसमें सूरज की जो रोशनी है वो साउदर्न हेमस्फीयर में
जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब सूरज की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो साउदर्न हेमस्फीयर में होती है और यहाँ हमें ठंड महसूस होती है। तो दिसंबर और जनवरी के आसपास हमें सबसे ज़्यादा ठंड महसूस होती है। तो जो अर्थ का मूवमेंट है वो अपने आप में ही मौसम को डिसाइड करता है। ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक्चुअली, अगर इस चीज़ को हम देखें। उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ सूरज किस तरीके से बढ़ता है, ये वो पूरे साल भर ये मूवमेंट चलता है, कभी ऊपर नीचे। जून में उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और दिसंबर में दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि हम कई बार हमने सुना है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता। तो एक इस तरीके से हम देख सकते हैं, जब विंटर सॉलिस्टिक्स होता है उस समय आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का ये हिस्सा डार्क में है। तो ये पूरे 6 महीने डार्क में ही रहेगा, क्योंकि जो अर्थ का मूवमेंट है, एक्सिस है, वो 23.5 डिग्री पे टिल्ड है और वो अपने आप में ही घूम रहा है, अपने एक्सिस में ही घूम रहा है और सूरज का भी चक्कर लगा रहा है। तो ये 6 महीने डार्क में ही रहेगा। उसी तरह अपोजिट में अगर देखें कि साउदर्न हेमस्फीयर में ये वाला हिस्सा, ये जो है वो 6 महीने रोशनी में रहेगा, हमेशा रोशनी में रहेगा। जो रेस्ट है इसमें सनसेट और सनराइज़ होता है अलग अलग समय पे। तो ये जो 6 महीने सूरज नहीं निकलता और 6 महीने ढलता नहीं है, तो इसका कंसेप्ट ये है। जैसा कि हमने देखा, जो 6 घंटे हर साल एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, 365 और 1/4 जो हमारा एक रेवोल्यूशन होता है अपने ऑर्बिट पे धरती घूमती है। तो जो 6 घंटे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, वो 6 घंटे हम ऐड करने के लिए हमेशा 29 फरवरी को जोड़ देते हैं हर 4 साल में। जो 4 साल के बाद जो फरवरी में 29वां दिन होता है वो ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें जो एक्स्ट्रा टाइम है उसे एडजस्ट करना होता है। लीप ईयर का कंसेप्ट ये है। तो जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों के दिमाग से निकल जाती है, बट याद करना है। अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन से एक सिस्टम बनता है, जो मौसम जो बनते हैं, जो 4 मौसम होते हैं मेनली अर्थ में। समर जो गर्मी का सीज़न होता है, विंटर जो सर्दी का सीज़न होता है, स्प्रिंग जिसमें बारिश होती है जिसे बरसात कहते हैं, एक ऑटम होता है। ऑटम बहुत छोटा मौसम होता है जो पतझड़ का होता है। इसी तरीके से मौसम अलग अलग समय पे अलग अलग जगह बनते हैं। ये बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, 22 दिसंबर को जो कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहाँ मैक्सिमम हीट रिसीव होती है अर्थ जो सन से निकलती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो 22 दिसंबर को जो मैक्सिमम हीट जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में गिर रही है, तो इसे ये जो पोजीशन है इसे विंटर सोलिस्टिक्स कहते हैं। विंटर सोलिस्टिक्स में क्या होता है, जो मैक्सिमम एनर्जी है वो साउदर्न हेमस्फीयर में रिसीव होती है। जो साउदर्न हेमस्फीयर हम देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये इक्वेटर, तो मैक्सिमम हीट इस वाले इलाके में ज़्यादा मिलती है। तो ये विंटर सोलिस्टिक्स वाला सिचुएशन है जो अर्थ का होता है। एक बीच में सिचुएशन होती है 21 मार्च की। तो 21 मार्च में जो मैक्सिमम हीट होती है वो इक्वेटर पे होती है। इस इक्वेटर में जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्टली गिरती है। तो ये जो सिचुएशन है उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ना ऊपर गर्मी पड़ती है ना नीचे, दिन और ऑलमोस्ट एक समान होते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है मैप का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से इंसान ने मैप बनाना शुरू किया और आज हम किस तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके का मैप इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में देखा है। ग्लोब एक गोल सा वो होता है जिसमें मैप बना होता है। तो ग्लोब ज़रूरी कब है, जब हमें पूरे अर्थ की जानकारी चाहिए। पूरे अर्थ को देखना है तो हम ग्लोब को देख सकते हैं, बट हमें अर्थ के किसी पार्ट के बारे में जानकारी चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो हम मैप का इस्तेमाल करते हैं।
किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम मैप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्टिकुलर जैसे रोड है, किसी रोड के बारे में जानकारी चाहिए तो हम मैप देख सकते हैं। उसी तरीके से हम एटलस जो होती है, एटलस मैपों का एक जो अलग अलग तरीके के मैप है उसका कलेक्शन होता है। 3 टाइप के मैप होते हैं एक्चुअली, फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिज़िकल मैप जो होते हैं वो एक्चुअली जो नेचुरल फीचर होते हैं, जैसे पहाड़ हो गए, जो माउंटेन्स है, रिवर्स है, रिवर वैलीज़ हैं, और जो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं उनको दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें अलग अलग रंग से अलग अलग चीज़ें दर्शाई जाती हैं। जैसे जो मोस्ट कॉमन है, जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर जो इस्तेमाल किया जाता है वो पानी के लिए होता है। एक पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें जो रीजन है, अलग अलग रीजन होते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ डिसाइडेड होती हैं। जो पॉलिटिकल मैप है उसकी सबसे मेन बात है बाउंड्रीज़ होती हैं। अलग अलग गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट, उनको अलग अलग तरीके से दर्शाया गया होता है। तो पॉलिटिकल मैप एक नाम में जैसा लिखा हुआ है कि राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाना है, तो उसमें जो बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि शहर से गांव, गांव से जो जो राज्य हैं उनका जो डिस्टिंक्शन है वो बराबर दिखना चाहिए। थीमेटिक मैप वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को दर्शाते हैं। जैसे कि एक शहर है, एक शहर है जो दिल्ली शहर है, ये दिल्ली शहर है, तो इस दिल्ली शहर का जो मैप है, अगर हम रोड जो है, कौन सी रोड कहाँ गई है, जो वो रोड वाला अगर मैप देखें तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ रास्तों के बारे में जानकारी होगी। एक ही मैप में सारी जानकारी डालना पॉसिबल नहीं है। तो जो थीमेटिक मैप होते हैं वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ही दर्शाते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सेम दिल्ली का ही मैप होगा, बट उसमें कुछ टूरिस्ट प्लेसेस और वो सब लिखे होंगे, उसमें रोड की जानकारी बिल्कुल नहीं होगी। इसमें रोड की जानकारी होगी, इसमें जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं सिर्फ उसी की जानकारी होगी। तो इन्हें थीमेटिक मैप कहते हैं। डिस्टेंसेस जो मैप होते हैं उसमें डिस्टेंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन का। जैसे हम देखते हैं नॉर्थ वाला जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वो एक्चुअल पोजीशनिंग दर्शाता है कि ये जगह किस तरीके से लोकेटेड है। और दूसरा स्केल, कि अगर हम एक पर्टिकुलर सिटी है, ये सिटी मान लीजिए दिल्ली है, एक बड़े मैप में इसको हम शो कर रहे हैं दिल्ली, फिर आसपास ये नोएडा और ये सब है, तो ये जो स्केल है वो कितना बड़ा है। मान लीजिए 100 किलोमीटर का स्केल है, तो हमें पता चल जाएगा इस मैप में जो स्केल, जो शहर है हमारे, जो दिल्ली है, वो 100 किलोमीटर के आसपास बसा हुआ है। तो ये स्केल की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। जैसे नहीं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अच्छा, मैथ्स में भूलता जा रहा हूँ। एंड